हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज हमारा क्या कोशिश करेंगे। पहला टॉपिक है वाई बीजेपी चेंजिंग इट्स चीफ मिनिस्टर। बीजेपी इन 6 महीनों में 4 चीफ मिनिस्टर बदल चुका है। हम इन बिंदुओं को समझने के लिए 2014 से पहले चलेंगे। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के समय बीजेपी पार्टी द्वारा संचालित की जाती थी, जहां पर लोकल कैडर और लीडरशिप पे काफी दारोमदार रहती थी। उसी समय कांग्रेस में हाई कमांड कल्चर का काफी बोलबाला था। डिसीजन मेकिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में थी। इंडियन पॉलिटिक्स का टर्न अराउंड 2014 में हुआ। यहाँ से पॉलिटिक्स पर्सनैलिटी कल्ट में बदल गई। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव की अभूतपूर्व जीत ने बीजेपी का हाई कमांड को और मजबूत बना दिया और धीरे धीरे जो हाई कमांड कल्चर कांग्रेस में थी वो बीजेपी में समाहित होने लगी। पार्टी का हर निर्णय अब कुछ लोगों के द्वारा ही ली जाती थी। इस तरह से इन 6 महीनों में 4 चीफ मिनिस्टर को बदलना इस बात का पुख्ता सबूत है कि बीजेपी हाई कमांड का डिसीजन मेकिंग पावर कितना प्रभावशाली हो गया है। गुजरात सीएम विजय रूपानी को सीएम पोस्ट से हटाने की बात मीडिया में बहुत पहले से ही चल रही थी। उत्तराखंड और कर्नाटका में पहले ही लीडरशिप चेंज कर दी गई और 2022 असेंबली इलेक्शन से पहले ये डिसीजन लेना क्या हाई कमांड को भारी पड़ेगा या आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बीजेपी हाई कमांड की रिस्क टेकिंग एबिलिटी को जरूर सराहा जाएगा। गुजरात का सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बनाना है। पॉलिटिक्स एनालिस्ट नितिन पटेल, मनसुख मांडविया और सीआर पाटिल को सीएम पोस्ट के लिए फ्रंट रनर मान रहे थे, लेकिन कोई ये नहीं सोचा था कि फर्स्ट टाइम एमएलए भूपेंद्र भाई पटेल को सीएम बनाया जाएगा। बीजेपी हाई कमांड एक ऐसा चेहरा ढूंढ रही थी जो नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद हो और अपने पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव जीतने का मादा रखे। लेकिन ये भी बात सही है कि कोई भी हाई कमांड ये नहीं चाहती है कि कोई ऐसा चेहरा स्ट्रांग हो जिनसे उनके लिए खतरा बन सके। आप एग्जाम्पल शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेता हैं। लोकसभा से लेकर विधानसभा और वहीं लोकल चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर पार्टी लड़ती है। इसलिए जो भी स्टेट लीडरशिप है वो चुनाव जीतने के लिए सेंट्रल लीडरशिप पर निर्भर है। इसलिए स्टेट लीडरशिप कमजोर होना स्वाभाविक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैसिव विक्ट्री के बाद झारखंड में हार और हरियाणा में खराब प्रदर्शन से बहुत बड़ी सबक बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को मिली थी। झारखंड सीएम लोकप्रिय सीएम नहीं थे, वहां पे सीएम को चेंज करने की बात की गई थी, लेकिन रघुवर दास की लीडरशिप में चुनाव लड़ना बीजेपी पर भारी पड़ गया। इसी गलतियों को सुधारने के लिए बीजेपी स्टेप ले रही है। बीजेपी लीडरशिप का मानना है कि डैमेज होने से पहले ये डिसीजन लेना ज्यादा बेहतर है। ये 4 सीएम को जो इन्होंने 4 महीनों में बदले गए हैं, ये उनकी अंडर परफॉर्मेंस और लोकप्रिय नहीं होने का कारण भी है। असम में सीएम सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिश्व शर्मा को सीएम बनाना एक करंट एग्जाम्पल है। आशा है आप सभी को फर्स्ट टॉपिक समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है विजय रूपानी को सीएम पोस्ट से क्यों हटाया गया है। इस टॉपिक को हम 4 पॉइंट में समझेंगे। पहला पॉइंट है कोविड-19। जब सेकेंड कोविड वेव इंडिया में कहर बनकर टूटा था तो पूरे देश में ऑक्सीजन की त्राही मच गई थी। गुजरात में मीडिया में मौत के आंकड़े छुपा को लेकर बार बार सरकार पे सवाल उठाए जा रहे थे। जर्नलिस्ट को सीएम के कोविड मिसमैनेजमेंट के क्रिटिसिज्म के लिए अरेस्ट करवाना, इन सबों की वजह से सेंट्रल लीडरशिप
और स्टेट लीडरशिप के छवि को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। इस डिसीजन को आप पार्टी के छवि के सुधारने के रूप में भी आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है एंटी इनकम्बेंसी। जब बीजेपी पार्टी द्वारा इंटरनल सर्वे कराया गया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी थी और वहीं चुनाव में सिग्निफिकेंट विक्ट्री नहीं दिख रही थी। लेकिन जब विजय रूपानी के लीडरशिप में लोकल बॉडी चुनाव कराए गए थे तो उसमें जबरदस्त जीत दर्ज की थी। लेकिन पार्टी के और नेताओं को मानना है कि ये जीत का कारण नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनका काम है। दूसरे पॉइंट के बाद अब हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है पाटीदार एजिटेशन। लोकल बॉडी चुनाव में पाटीदार का झुकाव आम आदमी पार्टी की तरफ देखा गया। आप पाटीदार के बीच काफी अच्छा प्रदर्शन किया और सूरत में पहली बार अपना परचम लहराया। पाटीदार बीजेपी की बहुत बड़ी वोट बैंक है जो धीरे धीरे खासकर पाटीदार युवा आपकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस नाराजगी को पार्टी लीडरशिप द्वारा भी देखा गया। चौथा और आखिरी कारण है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पार्टी लीडर। सोर्स द्वारा ये भी जानकारी निकली है कि CR पाटिल और विजय रूपानी के बीच अच्छे रिश्ते नहीं हैं। पार्टी के और नेताओं से विजय रूपानी की नहीं बनती। ब्यूरोक्रेसी कोविड-19 के समय दूसरों नेताओं की नहीं सुनती थी, जिससे पार्टी में काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ गई है। अब सेकेंड टॉपिक तक हम लोग खत्म कर दिए हैं। अब हम आज के अंतिम और लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम इस वीडियो के तीसरे और आखिरी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग 4 पार्ट में समझेंगे। ये टॉपिक है भूपेंद्र पटेल ही क्यों, भूपेंद्र पटेल को ही क्यों सीएम पोस्ट दिया गया। भूपेंद्र पटेल को सीएम पोस्ट देने के लिए ये 4 कारण हो सकते हैं। पहला, पाटीदार अपीजमेंट। हमने पाटीदार एंगल पहले ही मेंशन किया है। पिछले साल पूर्व बीजेपी सीएम केशुभाई पटेल के गुजर जाने के बाद पाटीदार कम्युनिटी में वैक्यूम क्रिएट हो गया था और वहीं पर 2015 में हार्दिक पटेल के मूवमेंट, खासकर किसान, ऑर्थोडॉक्स और गुजरात के अमीर लोग सरकारी तंत्र में शामिल होना चाहते हैं। ये मूवमेंट उसका सबूत है। इसलिए भूपेंद्र पटेल को चेहरा सामने लाना बीजेपी की मजबूरी बन गई है और एक स्ट्रेटेजी भी है। अगला रीजन है बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंसिंग आनंदीबेन अमित शाह इक्वेशन। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और होम मिनिस्टर अमित शाह दोनों नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी हैं, लेकिन ये दोनों में एक दूसरों से नहीं बनती। विजय रूपानी जो अमित शाह के सबसे करीबी हैं, उनको 2017 में सीएम पोस्ट दिया गया, जिससे आनंदीबेन का खेमा नाराज हो गया। 2017 चुनाव के बाद ये ट्रेंड देखा गया कि कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में आए लोगों को उनके वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए उनको पावरफुल पोजीशन दिया गया, जिससे आनंदीबेन खेमा और नाराज हो गया। इस आंतरिक कलह को सुलझाने के लिए भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाना बीजेपी हाई कमांड की स्ट्रेटेजी है। तीसरा रीजन है नॉन कंट्रोवर्शियल भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल को एक क्लीन इमेज, नॉन करप्ट और एबल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। इनकी ब्यूरोक्रेसी पे अच्छी पकड़ के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने 30 वर्षों से पार्टी की सेवा की है और आरएसएस के काफी नजदीकी माने जाते हैं। इनकी पॉलिटिक्स की शुरुआत 1990 में मुमना नगर पालिका चुनाव की जीत से हुई, जो कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में अभी आती है। ये अहमदाबाद जो गुजरात की फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां के ये पहले सीएम होंगे। ये पेशे से सिविल इंजीनियर और गुजरात के 17वें चीफ मिनिस्टर होंगे। ये 2008 से 10 तक एएमसी के वाइस चेयरमैन रहे और उसके बाद 2010 से 2015 तक अल्तेज का काउंसलर बनाया गया। इस तरह से उनकी पॉलिटिकल कैरियर ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी। 2015 से 17 तक अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी रहे।
2017 उनकी पॉलिटिकल कैरियर ने एक और मोड़ ली जब उन्होंने पहली बार 2017 में गुजरात असेंबली इलेक्शन में घटलोदिया कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा। अब इस चुनाव में रिकॉर्ड मार्जिन 1,17,000 वोट से इस चुनाव को जीता, जो टोटल वोट का करीबन 70% थी। 12 सितंबर 2021 को उनकी 30 सालों की पॉलिटिकल कैरियर की सबसे बड़ी सरप्राइज मिला। उनको गुजरात के सीएम के रूप में घोषित किया गया और यहाँ से उनकी एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। अब हम आज के टॉपिक के अंतिम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अंतिम पॉइंट है असेंबली इलेक्शन 2022। असेंबली इलेक्शन 2022 क्या गुजरात इलेक्शन क्रूशियल चुनाव में से एक है। पीएम नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के पावरफुल मिनिस्टर का घर है, इसलिए यहाँ का पॉलिटिकल रिजल्ट नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखती है। 2017 इलेक्शन में मुश्किल से मिली जीत और वहीं आम आदमी पार्टी और AIMIM जैसी पार्टियों का धीरे धीरे गुजरात पॉलिटिक्स में जगह बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करती है। 1995 से बीजेपी गुजरात में रूल कर रही है। यहाँ पर अपना दबदबा कायम रखने के लिए एक कम्युनिटी बिल्डर चेहरे की जरूरत थी, इसलिए बीजेपी हाईकमान ने भूपेंद्र भाई पटेल पर अपना दांव खेला है। अब आगे आने वाला समय ही बताएगा कि ये दांव बीजेपी के लिए कितनी कारगर होगी या सक्सेसफुल रहेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही नए नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं।